तो स्फेरिकल मिरर की कहानी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल मिरर दो टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम लोगों को स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। पिछले दिन की बातें एक बार मैं शॉर्ट में बस रिवाइज कर देता हूं क्या, कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी न किसी ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर को काट करके बनाया जाता है। क्या ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर रहेगा। इस ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेयर को क्या करना है, दो भाग में काट लेना है। जब दो भाग में इसको काट देंगे तो हमको दो तरह का सरफेस दिखेगा। एक सरफेस दिखता था क्या, एक सरफेस दिखता था क्या, धसा हुआ, जिसे हम लोग कॉनकेव सरफेस बोलते थे, और एक इसमें उभरा हुआ सरफेस जिसे हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स सरफेस बोलते थे। अब अगर कनकेव सरफेस को हम लोग पेंटिंग कर देते थे तो जो मिरर बनता था, इस मिरर को क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम लोग इसी मिरर में क्या करें कि कॉन्वेक्स लेयर को पेंटिंग कर दें, तो कॉन्वेक्स लेयर को जब पेंटिंग कर देते थे तब जो मिरर बनता था वो कॉनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता था, और इस तरीके से जो आपको मिरर मिलता था वो कैसा मिरर मिलता था, कनकेव मिरर। देखिए कि जब भी स्फेरिकल मिरर बनाया जाएगा तो किसी न किसी हॉलो स्फेयर को काट करके ही बनाया जाएगा, और उस हॉलो स्फेयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक टर्म को डिफाइन करना शुरू करेंगे, और एक एक टर्म को डिफाइन करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। किसके सेंस में, स्फेरिकल मिरर के सेंस में। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म आता है क्या, सबसे पहला टर्म आपका आता है क्या, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो है तो डिनोशन जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल सी से इसे डिनोट करते हैं हम। अब देखिएगा कि कहता है क्या, कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम which the spherical mirror is made, the spherical mirror is made, कि जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर बनाया गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कि जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी स्फेरिकल मिरर का बात करें तो जो स्फेरिकल मिरर होगा, ये स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फेयर से, हॉलो स्फेयर से मिलके बना होगा। अब मान लीजिए कि इस मिरर के इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। इतना बड़ा मिरर काट के बनाया गया है, तो इस मिरर का जो बनाया गया है वो किसी न किसी स्फेयर से मिला के बनाया गया है, और इसी स्फेयर का जो सेंटर होगा, इसी सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, इसी सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, इसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बनाया गया है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक दूसरा टर्म आता है क्या, पोल ऑफ द मिरर। एक दूसरा टर्म क्या आता है, पोल ऑफ द मिरर। कि देखिए कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है तो इस स्फेरिकल मिरर का एक पोल होता है जिसे पी से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये जो पी होता है, ये पोल क्या होता है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर जो होगा, स्फेरिकल मिरर इज नोन एज इट्स पोल, इज नोन एज इट्स पोल। ये देखिएगा ध्यान से कि अगर हम किसी स्फेयर को काट दें, हॉलो स्फेयर को, तो कटोरी के जैसा चीज मिलेगा। उस कटोरी को हाथ में लीजिए और उसमें क्या करिए, कांच की एक गोली को छोड़ दीजिए। कुछ देर तक हिलने डुलने के बाद कांच की गोली ठीक बीच में जाकर रुक जाएगी। तो वो जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। और अगर बात किया जाए किसी मिरर में, तो मान लो कि ये जो मिरर था तुम्हारा, ये टुकड़ा, इस टुकड़े का मिडल पोर्शन ये है, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, या इसी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो दो टर्म सीखे क्या, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जिस स्फेयर से मिरर बनाया गया है
उस स्फेयर का जो सेंटर होगा जिसे क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और मिरर का जो मिडल पॉइंट होगा, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इसी सेंट्रल पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। तो अब अगर आप इसी डायग्राम को देखना चाहें, तो अब अगर आप इसी डायग्राम को थोड़ा ज्यादा बेहतर देखना चाहें, तो हम क्या करते हैं कि एक मिरर बनाने का कोशिश करते हैं। और मिरर को जरा सा आप देखें कि अगर मान लीजिए कि ये मिरर है, तो ये कुछ इस तरह के स्फेयर से बना हुआ होगा, कुछ इस तरह के स्फेयर से बना होगा। और इस स्फेयर का मान लीजिए कि ये पॉइंट है सेंटर, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इसी सेंट्रल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। बातें समझ में आ गई। अब एक नया टर्म आता है क्या, एक नया टर्म आपका आता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को ध्यान से देखना। कहता है क्या कि अ लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, a line joining pole of the mirror to the center of curvature, to the center of curvature। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पोल को जो मिलाने वाला लाइन होता है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मान लीजिए क्या कि आपके पास एक मिरर है गिवन ऐसा कुछ, और इस मिरर का अगर हम लोग बात करेंगे, इस मिरर का अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये मिरर मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, उधर से ये पेंट किया हुआ है। तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्फीयर कुछ ऐसा रहा होगा, ये वाला स्फीयर कुछ ऐसा रहा होगा, इसका सेंटर कहीं ना कहीं इधर रहा होगा, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और मिरर का सेंट्रल पॉइंट मान लिया जाए ये कि ये है क्या, अपना पोल। तो एक लाइन, ऐसा लाइन जो क्या करे कि इस पोल को कहां से मिलाए, इस पोल को मिलाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर का पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो देखिएगा इस दो चीज में कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, बात करें किस चीज का, किसी भी स्फेरिकल मिरर का, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाला लाइन होगा वही क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखना कि अगर हम बात करें किसी स्फेरिकल मिरर के केस में, तो देखो कि स्फेरिकल मिरर जनरली किसी भी स्फीयर को ही काट के बनाया जाएगा। अब देखिए कि इस स्फीयर को हम लोग काटेंगे तो आपको कैसा शेप मिलेगा, जो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये स्फीयर लिए और इस स्फीयर को हमने क्या किया कि यहां से मान लीजिए काट दिया। इस स्फीयर को जब हम लोग यहां से काटेंगे, तब जो आपको काटने के बाद का जो शेप मिलेगा, वो शेप मिलेगा कुछ इस तरह का। ध्यान दीजिएगा, ये शेप मिलेगा कैसा, कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। और इस शेप में आप देखेंगे क्या ध्यान से, कि इस शेप में आप देखेंगे क्या ध्यान से, कि इस शेप में जो चीजें होंगी, इस शेप में जो चीजें होंगी, ये आपको कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिखेगा। और इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोला जाता है क्या, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोला जाता है क्या, अपर्चर। क्या बोला जाएगा इसको, अपर्चर। अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मतलब ध्यान देना कि अगर हम स्फीयर को काटेंगे तो दो टुकड़ा में बनेगा, तो कटोरी का जो बाउंड्री दिखेगा सर्कुलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और यही सर्कुलर बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। और अगर इस अपर्चर का हम लोग बात करें, इस अपर्चर का बात करें, तो इस अपर्चर का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, इस अपर्चर का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। और इसी रेडियस को जो है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी रेडियस को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, इसी रेडियस को हम लोग कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ अपर्चर। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ अपर्चर। अपर्चर का रेडियस क्या होगा, जो इस रेडियस को बोलेंगे। लेकिन ये पूरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को स्मॉल अपर्चर के बारे में पढ़ना है। मतलब देखना कि अगर हम इसको बीच से काटें तो बड़ा बड़ा बॉल मिलेगा, अपर्चर भी बड़ा होगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करें कि और छोटा काटें और हटा करके काटें हम थोड़ा सा,
तो देखिएगा कि अगर हम इसको और नजदीक से काटेंगे तो अपर्चर कुछ ऐसा मिलेगा, और छोटा मिलेगा पहले से। अगर हम और नजदीक काटेंगे तो क्या होगा कि अपर्चर और छोटा मिलेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो है सो अपर्चर हम जितना नजदीक से इसको काटेंगे अपर्चर उतना ही छोटा मिलेगा। और हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोगों को जो पढ़ना है मिरर, वो मिरर पढ़ना है क्या? बहुत छोटे अपर्चर का। बात समझ में आ रहा है? तो वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी about, we have to study about the spherical mirror, the spherical mirror of very small aperture। कि हम लोगों को जिस स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है उसका अपर्चर कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए। अब जरा सा तुम सोचना कि अगर हम बहुत छोटे अपर्चर का मिरर लेंगे, अगर हम बहुत छोटे, ये मैं बहुत बड़ा बना दिया हूं, अगर हम बहुत छोटे अपर्चर का मिरर लेंगे तो इस मिरर का मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर हो गया C और पोल कहीं इधर हो गया P, और इसको मिलाने वाला लाइन ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में आप देखेंगे क्या कि इस केस में देखिएगा कि इस मिरर पर जब हम कोई सा लाइट का रे लाएंगे, इस मिरर पर जब हम कोई सा लाइट का रे लाएंगे तो ये लाइट का रे जो होगा, ये जो लाइट का रे होगा, ये जो लाइट का रे होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होगा। ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होगा। तो इन सारे रेज को जो है, तो इन सारे रेज को हम लोग बोलते हैं क्या? पैरा एक्सियल रेज। बात समझ में आ रहा है? द रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या बोला जाता है? पैरा एक्सियल रेज। और इसे हम लोग ऑलमोस्ट पैरेलल मान के चलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ये रेज जो है, सो देखो कि अगर बड़ा अपर्चर रहेगा तो इससे ज्यादा दूर दूर बनेगा, लेकिन अगर हम छोटा सा ही अपर्चर लें, ये भी मैं बहुत बड़ा बना दिया हूं, बहुत छोटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब ये सारी रेज रहेंगी। और ये सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब रहेंगी, इन सारे रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग क्या कि द रेज फॉर वेरी स्मॉल, यहां पर देखना हम लोग लिखेंगे क्या यहां कि फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, कि बहुत छोटे से अपर्चर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो द रेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द रेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ही नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड these are known as, and these are known as, इस सब का नाम क्या दिया जाता है? known as पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज, इसका नाम क्या दिया जाता है? पैरा एक्सियल रेज। तो अब से जब भी मैं बात करूं रेज का तो आपको कौन सा रेज समझना है? पैरा एक्सियल। क्यों? कि हम लोग जिस मिरर का यूज करने वाले हैं वो मिरर अपना बहुत छोटे अपर्चर का रहने वाला है, और बहुत छोटे अपर्चर के मिरर के लिए हमेशा ही क्या होगा कि आपका इंसिडेंट रे क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होगा। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगा तो इस केस में रेज का नाम हम लोग क्या देते हैं? पैरा एक्सियल रेज नाम देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि हम लोग अब इसमें डिफाइन करना चाहेंगे किस चीज को? तो फोकस को और रेडियस ऑफ कर्वेचर को, फोकल लेंथ को। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं क्या कि फोकस क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर में फोकस क्या होता है। तो फोकस के बारे में देखिए कि अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो जैसे ही आपसे पूछा जाए कि फोकस क्या होता है, तो फोकस को भाई साहब हम लोग एक पॉइंट कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और इस फोकस के बारे में कहा जाता है क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद द लाइट रे मीट्स एट अ पॉइंट, मीट्स एट अ पॉइंट और सीम्स टू मीट, या तो मिल जाता है और सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट
ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कि कोई भी स्फेरिकल मिरर से जब हम लोग लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, द लाइट रे, खाली लाइट रे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे द लाइट रेज, ऐसे लिखेंगे द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। इसको पूरा ही मिटाओ, फिर से थोड़ा अच्छा लैंग्वेज लिखते हैं। ऐसे लिखिएगा कि इफ द लाइट रेज, if the light rays parallel to, if the light rays parallel to principal axis, if the light rays parallel to principal axis comes on spherical mirror, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज स्फेरिकल मिरर पर आता है, देन इट मीट और सीम्स टू मीट, ऐसा लगता है कि मिल रहा है, सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द पॉइंट इज नोन एज, एंड द पॉइंट इज known as its focus, and the point is known as its focus f। कि अगर हम किसी भी स्फेरिकल मिरर पर क्या करें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को डालेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी पॉइंट पर या तो मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा। तो जिस पॉइंट पर ये मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। देखिए डायग्राम से इन चीजों को, तो जब डायग्राम से देखिएगा तो मान लीजिए कि ये एक आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव मिरर का पोल कहीं हो जाएगा आपका इधर, ये हो गया पोल, और ये कॉनकेव मिरर ऐसा कुछ स्फीयर का बना हुआ होगा। तो इस स्फीयर का अगर आप सेंटर देखना चाहेंगे तो इसका सेंटर भी हम लोग मान लेते हैं कि कहीं इधर होगा, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पोल से मिलाने वाला लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिएगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइट का रे इस मिरर पर हम इंसिडेंट करवाते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कोई लाइट का रे इस मिरर पर इंसिडेंट करवाते हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद होता है क्या कि यहां से रिफ्लेक्ट होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको लगेगा क्या कि ये आकर के मिल रहा है। ये क्या लगेगा आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर आकर के मिल रहा है, और इसी मीटिंग पॉइंट का जो नाम हम लोग दे देते हैं वो क्या देते हैं, फोकस। फोकस को एफ से डिनोट किया जाता है। देखिए लाइट रे आया, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिला और इसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला, फोकस बोला। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब बीम पढ़ रहे थे तो बीम में मैं आपको तीन तरह का बीम पढ़ाया था, एक कन्वर्जिंग, एक डाइवर्जिंग और एक पैरेलल बीम। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये पैरेलल लाइट को एक जगह कंसंट्रेट कर रहा है, तो कन्वर्ज कर रहा है, और इसी कन्वर्जिंग नेचर के कारण इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को जो है सो कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। इसी कन्वर्जिंग नेचर के कारण इस कॉनकेव मिरर को जो है सो कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर यही केस हम लोग ले लें किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, तो देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर का अगर बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर जो हो जाएगा आपका ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग पेंटिंग किधर से करेंगे, अंदर से पेंटिंग करेंगे। अब देखना कि इस कॉन्वेक्स मिरर का पोल कौन सा पॉइंट, ये, और ये जिस स्फीयर का बना होगा वो स्फीयर कुछ इस तरह का होगा, तो उसका सेंटर कहीं ना कहीं इधर पीछे आएगा। तो ये सेंटर जब पीछे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी सेंटर को हम लोग जब प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं, इसी को जब हम लोग क्या करेंगे, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को प्रिंसिपल एक्सिस से, वो पोल से मिला देते हैं, तो जो लाइन बनता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिएगा कि एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, इस पर, एक लाइट रे जो इस पर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा,
ये क्या होता है कि डाइवर्ज हो जाता है, ये यहां से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होगा कैसे, तो इधर कहीं पॉइंट पर आता हुआ ये लगता है, वास्तव में तो नहीं आता है लेकिन आता हुआ लगता है, और एक्चुअल में जो इसका पाथ हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा कैसा भाई, तो ये ऐसा। एक्चुअल में जो इसका पाथ हो जाएगा, ये कैसा पाथ हो जाएगा, कुछ इस तरह का। तो देखिए कि ये लाइट की रेज जो है, ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज क्या हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद फैल रही है। ये लाइट रेज जो आई रिफ्लेक्शन के बाद फैल रही है, तो इधर इसके मिलने का कहीं पर चांस नहीं है। लेकिन जब आप इधर से देखिएगा तो ये दोनों लाइट रेज आपको इस पॉइंट पर मिलता हुआ लगेगा, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो देखिए कि इस मिरर का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है कि ये पैरेलल रे को डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है। और इसी नेचर के कारण हम लोग जो है सो इस मिरर को एक नाम देते हैं क्या, जिसका नाम होता है क्या, डाइवर्जिंग मिरर। इसी कारण से इसका नाम क्या देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब देखो कि इसी में दो टर्म आता है क्या, एक तो आता है फोकल लेंथ और एक आता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होता है, इस फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो आपका फोकल लेंथ है, ये है क्या कि डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस, it is the distance of focus from the pole of the mirror, from the pole of the mirror, कि किसी भी मिरर के उसके पोल से लेकर के और फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और एक दूसरा टर्म आएगा आपके पास में क्या, एक दूसरा टर्म आएगा जिसका नाम है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका नाम है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और कहता क्या है कि ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है आपका क्या, तो इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कहां से, तो फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, कि मिरर के पोल से हम लोग जब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो कि ये एक कनकेव मिरर है, तो इस कनकेव मिरर का ध्यान दीजिएगा, इस कनकेव मिरर का पोल कहां पर होगा, तो पोल कहीं इधर होगा सेंटर में। ये मिरर जिस स्फीयर का बना है वो स्फीयर कुछ इस तरह का होगा, तो इस स्फीयर का सेंटर भी इधर कहीं होगा। और जब सेंटर से हम लोग इसके पोल को मिला देते हैं तो जो एक्सिस बनता है, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और देखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं पर एक पॉइंट मिला, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, फोकस। अब फोकल लेंथ क्या बोला, तो फोकल लेंथ के बारे में मैंने क्या बोला कि अगर P से लेकर के F तक का डिस्टेंस, पोल से लेकर के F तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो CP लेंथ हो जाएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर में, और जो FP लेंथ हो जाएगा वो किसके बराबर में, फोकल लेंथ के बराबर में। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिस रिलेशन को हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन ये मान के पढ़ते हैं कि वो परम सत्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, F इक्वल टू R/2, और ये F इक्वल टू R/2 हम लोग मानते हैं क्या कि हमेशा ही सही है। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि F इक्वल टू R/2 हमेशा सही नहीं है, और जो हम लोग F इक्वल टू R/2 यूज करते हैं वो भी प्योर नहीं है, उसमें भी थोड़ी सी इंप्योरिटी है। तो उन चीजों के बारे में देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आपको डिराइव करने के लिए पूछ दिया जाता है 3 नंबर 4 नंबर में कि F इक्वल टू R/2 रिलेशन को आप इस्टेब्लिश कीजिए। तो इस्टेब्लिश करने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ अगला 15-20 मिनट। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन को देखिए कहां से शुरू किया जा रहा है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या,
हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, और इस रिलेशन को हम लोग एस्टैब्लिश्ड भी करने वाले हैं। हर एक डेरिवेशन के लिए अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। आप चाहे तो कनकेव लेके करें, आप चाहे तो कॉन्वेक्स लेके चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक मिरर के लिए जो सही वो दूसरे के लिए भी सही हो जाएगा। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, कोई भी डेरिवेशन, कोई भी प्रूफ कॉनकेव मिरर को रेफरेंस में रख के करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग मानते हैं क्या कि अगर अपने पास कोई मिरर दिया हुआ है तो उस मिरर के बारे में भाई कुछ पता हो या ना हो, इतना तो जरूर पता होगा कि ये मिरर जिस स्फीयर का बना है उसका सेंटर या रेडियस कितना था। मतलब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता रहेगा। और आपको मैं पीछे बताया हुआ हूं कुछ चीजें, क्या कि अगर हम स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है। तो इन प्रीवियस नॉलेज का यूज करेंगे। और फिलहाल देखिए सबसे पहले कि हम लोग डायग्राम क्या बना रहे हैं। तो डायग्राम में मैं मान रहा हूं क्या कि अपने पास एक कनकेव मिरर है, जिस कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को पता रहेगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। देखो ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसका यहां पर कुछ पोल हो जाएगा, इधर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही कहीं पर क्या होता है, इसका एक फोकस हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो खैर फोकस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं, बस इतना रहने देते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल हमको पता है। तो हम लोग माने हैं क्या कि लेट एन स्फेरिकल मिरर having radius of curvature, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कैपिटल आर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कैपिटल आर। अब ध्यान देना कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइट रेज ले जाते हैं, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रेज इस मिरर पर इंसिडेंट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहां दो चीजों को ये फॉलो करेगा। पहला पॉइंट ये कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कहीं भी रहे, स्फेरिकल सरफेस रहे, प्लेन सरफेस रहे, रफ सरफेस रहे, हर जगह पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए भी वैलिड है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा लॉ क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस स्फेरिकल मिरर पर हम इस पॉइंट पर, जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्या, इस पॉइंट का नाम कुछ भी ए, और ये जो है इंसिडेंस पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर लाइट की रे आकर के लगी है। और इंसिडेंस पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंस पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल कहां से होकर के गुजरेगी, सी से होकर के गुजरेगी। क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि सर्कल का एक प्रॉपर्टीज होता है, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, इस पर अगर टेंजेंट डालोगे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन डालोगे तो वो सेंटर से होकर के पास करेगा। तो नॉर्मल क्या है, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो लाइन है, और ये कहां से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। मान लीजिए कि अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट एंगल है कितना, थीटा, तो ये थीटा एंगल बनाते हुए ही यहां से रिफ्लेक्ट भी करेगा, और जब थीटा एंगल बनाते हुए यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये लाइट रे कहीं इधर आकर के मिलेगी, और जिस पॉइंट पर पैरेलल रे आकर के मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में होगा तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा जरा सा ये देखिए कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला जो नॉर्मल है डॉटेड लाइन, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और अगर ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ऐसे देखो कि अब ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा,
और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी यहां से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से रिफ्लेक्शन एंगल को ड्रॉ करेंगे और थीटा एंगल भी बनाते हुए लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट करेगी और किसी पॉइंट पर आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगी और इसी पॉइंट का नाम हम लोग क्या रखते हैं, फोकस। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, ये बताओ कि अगर C से P तक का डिस्टेंस R है तो C से A तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, R होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर में। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि जो CP है या जो CA है ये दोनों ही किसके बराबर में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बराबर में। और यहां देखिएगा कि इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाते हुए आया है उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। अब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़े होइएगा कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। उसका रिवर्स सोचो कि यदि किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, है ना। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर इस ट्रायंगल में आप देखो CAF में, ट्रायंगल CAF में ये चीज देखो कि तुमको देखने को मिलेगा क्या कि जो ट्रायंगल तुम्हारा CAF है, इन ट्रायंगल CAF में ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल ACF है, एंगल ACF इक्वल टू जो है वो एंगल है क्या आपका CAF, इक्वल टू एंगल है क्या CAF। और हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल के सामने का जो साइड होता है ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब देखिए कि इस थीटा के सामने का साइड ये है AF और इस थीटा के सामने का ये है क्या, CF। इसका मतलब AF और CF क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो अपना AF है वो AF इक्वल टू है किसके, CF के। अब किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर हो गया तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो इसका मतलब कि जो आपका ये ट्रायंगल है ACF, ये ACF कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट इज ट्रायंगल ACF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो आपका ट्रायंगल ACF है ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से अगर हम लोग थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको दो बराबर भाग में बांटती है। आपको पता हो कि अगर कोई सा आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग लें और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मान लीजिए कि ये दो साइड बराबर है, तो ये दो साइड बराबर है तो अगर इसके कॉमन वर्टेक्स से यहां से अगर हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये बात जानते हैं कि नहीं? तो अगर ये बात जानते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा पीछे डायग्राम में कि अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि इस F से ये दोनों CF और AF इक्वल है तो इसके कॉमन वर्टेक्स से अगर हम इस पर जो है सो परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ध्यान देना कि ये अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करें यहां पर, तो 90 डिग्री ड्रॉ करें तो इस AC को दो बराबर भाग में बांटेगा। मान लो कि इस पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम है क्या, M, और ये AC पूरा का पूरा R था, तो R था तो AM जो हो जाएगा ये कितना, R/, और यहां से CM भी हो जाएगा कितना, R/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? AM और CM दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे कितने, R/2 के। कारण क्या है भाई, कारण क्या है कि कारण है क्या कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स, फ्रॉम कॉमन
वर्टेक्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड का जो कॉमन वर्टेक्स होता है वहां से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, डिवाइड द थर्ड साइड, डिवाइड द थर्ड साइड इन टू इक्वल पार्ट। तो क्या करता है, ये थर्ड साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब हम इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो भाई यहां भी तो वही सीन थी कि जब हम इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो साइड AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और यहां से CM और AM दोनों बराबर हो जाएगा किसके, R/2 के। मतलब यहां से हमको क्या मिल रहा है कि जो CM मिल गया वो इक्वल टू हो गया किसके, AM के, और ये दोनों इक्वल टू किसके, R/2 के। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो कि हमको ये तो पता है कि पोल से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और C से लेकर के जो P तक का डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आपका CP है वो R के बराबर में है, और जो आपका FP है ये FP किसके बराबर में है, फोकल लेंथ F के बराबर। हमको यहां से यहां तक का CF का लेंथ नहीं पता है और इस लेंथ को हम लोग कितना मान लेते हैं, X। बात समझ में आ रहा है। तो देखो कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें CMF में, अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल में CMF में, तो देखो कि CMF में क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल CMF। अगर इस CMF में हम लोग चाहें लिखना cos थीटा इक्वल टू, तो देखो कि अगर cos थीटा हम लिखना चाह रहे हैं तो तुमको पता होगा कि थीटा के सामने का परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच गया वो बेस होता है। इसका मतलब ये CM बेस हो गया, MF परपेंडिकुलर हो गया और CF हाइपोटेन्यूज हो गया। और cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है कितने का, CM, हाइपोटेन्यूज है कितने का, CF। इसका मतलब अगर cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा कितना लिखेंगे, CM अपॉन कितना, CF। ध्यान से देखना कि अगर हमको CM लिखना है तो CM इक्वल टू कितना लिखेंगे, CF cos थीटा। और ध्यान देना कि CM का वैल्यू जो है अपने पास, CM R/2 और CF कितना, X। तो यहां से अगर हम CM का वैल्यू डालेंगे तो यहां से जब CM का वैल्यू डालेंगे तो CM का वैल्यू कितना आएगा, R/2 इक्वल टू CF का वैल्यू X और कितना, cos थीटा। और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हमको X निकालना है तो cos थीटा इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो ऊपर R है नीचे 2 है और cos थीटा कहां आ जाएगा। आप ये भी जानते होंगे कि 1/cos थीटा sec थीटा होता है, यानी कि अगर x इक्वल टू हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, R/2 sec थीटा। और ये x जो हमारा निकला है ये x किसके बराबर में है, CF के बराबर में। एक चीज तो आपको ये पता चला। अब देखिए कि अगर हमको फोकल लेंथ लिखना है, अगर फोकल लेंथ FP लिखना है तो इस पूरे CP में से अगर हम CF को माइनस कर दें तो FP निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर फोकल लेंथ हम लोग करेंगे क्या कि फॉर फोकल लेंथ अगर हम लोगों को बात करना है, ठीक ना, फॉर फोकल लेंथ अगर हम लोग फोकल लेंथ के लिए बात करें तो फोकल लेंथ के लिए हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ के लिए हमको निकालना है क्या, FP। और FP जो हो जाएगा टोटल CP और माइनस CP में से CF को माइनस कर लेंगे तो FP बच जाएगा। तो इसमें से CP को हमको क्या करना है, माइनस करना है CF को। CP में से CF को माइनस करेंगे FP मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो कि जो FP है अपना, ये FP क्या है भाई, फोकल लेंथ F। जो CP है भाई वो कितना, R। और जो CF है वो कितना, -R/2 माइनस कितना, R/2 और कितना, sec थीटा। और ये जो है ये ओरिजिनल रिलेशन है किसके किसके बीच में, F और R के बीच में। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, R/2, F इक्वल टू खाली R/2। लेकिन ये इतना नहीं है, R माइनस R/2 sec थीटा है। अब जो हम लोग R/2 पढ़े हैं वो कहां से आया, इसके बारे में जरा सा ध्यान रखना कि अगर ये मिरर अपना बड़ा है
ये जो मिरर है ये अपना बड़ा मिरर है, इसीलिए वो रिलेशन है। लेकिन अगर सोचो कि ये मिरर बहुत छोटे अपर्चर का होता, अगर ये मिरर बहुत छोटे अपर्चर का होता, ध्यान से आप सीखिएगा यहां पर कि अगर ये मिरर बहुत छोटे अपर्चर का होता कि फॉर द मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, अगर ये मिरर कैसा होता, बहुत छोटे अपर्चर का होता, तो बहुत छोटे अपर्चर का होता तो देखिए तो ये जो पॉइंट ए है ये पी के बहुत ही करीब होता है ना। तो पॉइंट ए जो है सो पी के जब बहुत करीब होता, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू, पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू किसके, पॉइंट पी के, पॉइंट पी के पॉइंट ए बहुत करीब होता। और करीब होने से क्या होता है ये जरा सा देखो, करीब होने से क्या होता कि अगर मान लीजिए मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, अगर ये करीब होता तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जरा सा ध्यान से देखना, यहां से ये एंगल पहले से घट गया, अगर और करीब होता तो देखो ये एंगल क्या होता, और घट गया है कि नहीं। आप इस वाले एंगल को देखिए, यहां इतना ज्यादा और कम गया, यहां आके और कम गया। अगर और करीब कर दें तो, अगर और करीब कर दें तो, अगर और करीब कर देते तो और ज्यादा घट जाता। तो अगर ये मिरर बहुत छोटा होता तो थीटा घटते 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 जीरो टेंड करने लगता है कि नहीं। यहां देखिए 2 थीटा है, यहां 2 थीटा और कम हो गया, यहां पर देखिए और कम हो गया, यहां पर देखिए और कम हो गया। लेकिन जब ये पॉइंट ए पी के बहुत करीब आ जाएगा तो थीटा टेंड करने लगेगा किसको, जीरो को, ठीक ना। तो इस कहानी में जब थीटा जीरो को टेंड करने लग जाएगा, इस कहानी में जब थीटा जीरो को टेंड करने लग जाएगा पॉइंट, इसके लिए क्या बोले हम लोग कि बोले क्या कि फॉर द मिरर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी एंड थीटा टेंडिंग टू क्या, जीरो, थीटा जीरो टेंड करने लगेगा। अब तुम मैथ्स में थोड़ा सा ये बात बताओ, पढ़े हुए हो कि नहीं, कि अगर थीटा टेंड करेगा जीरो तो, अगर थीटा टेंड करेगा जीरो तो कॉस थीटा टेंड करेगा कितना, 1, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है, टेंडिंग टू है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर कॉस टेंड करेगा 1 तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा भी कितना टेंड करेगा, ये भी टेंड करेगा कितना 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है क्या कि जब थीटा 0 टेंड कर रहा है तो कॉस थीटा 1, और कॉस थीटा 1 टेंड करेगा तो सेक थीटा भी कितना 1 टेंड करेगा। तो सीधा सा बात हम लोग ये बात करेंगे क्या कि दैट इज सिंपल से लैंग्वेज में क्या कि फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर जो है बहुत छोटे से अपर्चर के लिए थीटा टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या, थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके, जीरो के। तो जब थीटा जीरो के बराबर इसका मतलब कॉस थीटा भी ऑलमोस्ट किसके बराबर, और कॉस थीटा 1 के बराबर इसका मतलब सेक थीटा भी ऑलमोस्ट किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अब जब पिछला फॉर्मूला था हमारे पास एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा, इसमें सेक थीटा के जगह पर कितना डालेंगे 1, लेकिन ये 1 एग्जैक्ट 1 नहीं है, टेंडिंग टू 1 है। तो आप देखिएगा कि एफ इक्वल टू जो आ जाएगा आपका आर माइनस आर बाई 2 और सेक थीटा के जगह पर कितना 1, और यहां से आपका एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा आर माइनस आर बाई 2। अब देखिएगा कि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है तो ये भी एग्जैक्ट आर बाई 2 नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिलेशन कितना आएगा एफ इक्वल टू आर बाई 2। और इसी फॉर्मूला को अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये प्योर नहीं है, एक तो स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन है कब, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, जब मिरर बहुत स्मॉल अपर्चर का रहेगा, बहुत ज्यादा छोटा, उसी केस में जो है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला भी एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों को स्मॉल अपर्चर ही पढ़ना है, और स्मॉल अपर्चर के लिए हम लोगों को हमेशा यूज करना है यही वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और आसान भी था। इस तरह के पूरे ज्योमेट्री के आप, पूरे ऑप्टिक्स के आप
पूरे ऑप्टिक्स में जो है सो आप ऐसे ही छोटे छोटे मैथमेटिक्स ज्योमेट्री लगा करके आप पढ़ेंगे, और इसी ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के कारण इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, रे ऑप्टिक्स। तो छोटा छोटा ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज वगैरह, तो वो सब आएगा तो डेरिवेशन आसान हो जाएगा। ये सब डेरिवेशन आप लोग सीख के रखिए, और फिर अगले दिन हम लोग आपको ये पढ़ाएंगे कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, और स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो इन चीजों को अगले दिन डील करेंगे। इतना पढ़ के आइएगा, आज के लिए काफी है।